खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम आप सबको हमारी तरफ से। और प्रोग्राम आपने देखना शुरू कर दिया है जी सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाज़िर खिदमत है। सामीन नाज़रीन, आज के अहम तरीन मौज़ूआत में जहाँ बात जम्मू कश्मीर की हम ज़रूर आपको बताएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पाकिस्तान की तरफ से तकरीर की गई है, उसका काउंटर तकरीर भी हुई है। दोनों तकरीरों पर बात करेंगे। बाइडन और नरेंद्र मोदी के बीच जो मुलाकातें हुई हैं, उन मुलाकात के बीच क्या कुछ सामने आया है और आज की अभी तक की बड़ी खबर क्या है, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। इम्तिहानात के नताइज भी आए हैं, कामयाब उम्मीदवारों के फ़हरिस्त भी आपको बताएंगे कि कौन कौन है, कहाँ पर, किस पायदान पर खड़े हैं वो, और भी कुछ रहेगा। यानी 10 बजे तक आप और हम लगातार बात करते रहेंगे। 9:40 पर फ़ोन लाइन हमारी खुल जाएंगी। आप अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिएगा, अपने मसाइल हुकूमत तक पहुँचाने के लिए कोशिशें तेज़ कीजिएगा। तो फिलहाल आज के प्रोग्राम क्या करते हैं आगाज़, और हस्बे वादा पहले ज़रा माजी के जरोखों में चलते हैं। यानी माजी में क्या कुछ आज के दिन में हुआ है, अहम तरीन वाक़ात लेकर आपके सामने है आसिफ रशीद। बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे, शुरुआत फॉर्मेट के मुताबिक, और सबसे पहले आज के दिन के हवाले से बात करते हैं। यानी हिस्ट्री ऑफ द डे में आज क्या कुछ खास है। और आज सितंबर की 25 तारीख है 2021 और सनीचर का दिन। 1340 में आज ही के दिन इंग्लैंड और फ्रांस ने तखफीफ असला मुआहदे पर दस्तखत किए थे। दोनों असले को कम करेंगे, इस पर आज के दिन एग्रीमेंट हुआ था जिस पर साइन किया गया था। 1639 में अमेरिका के कैम्ब्रिज में, जहां पर आज ही के दिन मैसाचुसेट्स में पहले प्रिंटिंग प्रेस का आगाज हुआ। यानी आज के दिन में जो आप प्रिंट्स निकालते हैं, पेपर प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं, वो आज ही के दिन 1639 में कैम्ब्रिज ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिसकी शुरुआत हुई थी। 1897 में आज ही के दिन बरतानिया में पहली बस सर्विस का आगाज हुआ था। 1897 में, ठीक 120-22 साल कबल। 1955 में रॉयल उर्दन की फिजाइया कायम हुई। 1981 का दिन अमेरिका के लिए काफ़ी अहम, जहां पर वस्ती अमेरिकी मुल्क बेलिज़ अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर शामिल हुआ। यानी फहरिस्त जब ममालिक की तैयार हुई तो ठीक 40 साल पहले बेल्स को भी आज के दिन यूनाइटेड नेशंस में जगह मिली। साल 2008 में चीन ने खलाई जहाज शिनजो 7 लॉन्च किया। चीन की जो फलाही इदारा है उसके लिए एक सबसे बड़ी कामयाबी थी। आज के दिन 12 साल कबल शिनजो 7 को लॉन्च किया गया था। और 1844 में कनाडा और अमेरिका के बीच पहला बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच न्यूयॉर्क के अंदर खेला गया। यूं तो शुरुआत 1838 में हुई थी क्रिकेट की। बहुत छोटे लेवल पे या खेल मुकाबलों का इनेकाद जब हुआ करता था तो इब्तदाई मराहिल में इसको इंग्लैंड के अंदर जब खेला गया, लेकिन कनाडा और अमेरिका पहली बार बैनुल-अक़वामी सतह पर मैदान पर आए। और आज का दिन क्रिकेट के एतबार से काफ़ी अहम, जहां पर क्रिकेट में दिलचस्पी रखने वाले शायकीन मुख्तलिफ लीग्स देख रहे हैं, अपने अपने मालिक को सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज ही के दिन याद रखिएगा कि कनाडा और अमेरिका के बीच पहला बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच न्यूयॉर्क के अंदर 1844 में खेला गया था। चलिए जी, ये तो बात थी जनाब माजी की, लेकिन आज के दिन में क्या कुछ है और सियासत किस अंदाज में आगे बढ़ रही है। बात आज सबसे पहले अमेरिका से शुरुआत करते हैं, जहां पर दुनिया भर का कैमरा कल फोकस था, क्योंकि व्हाइट हाउस के अंदर 2 बड़े लीडर्स मुलाकात कर रहे थे। एक तरफ से जो बाइडन अमेरिका के सदर थे और दूसरी तरफ से भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का वालिहाना इस्तकबाल व्हाइट हाउस के अंदर किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं जी। कल रात देर के जो मीटिंग का सिलसिला शुरू हुआ था, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के दौरान कई अहम मामलात ज़ेर बहस लाए गए हैं, जहाँ ट्रेड यानी तिजारत के हवाले से सबका दोनों तरफैन के बीच मरकज़ रहा है। वहीं कोविड को देखते हुए जो दुनिया भर के अंदर सूरत हाल है, इस हवाले से भी गुफ्तगू जो है वो की गई है। दोनों लीडरों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि भारत और अमेरिका के राब्ते और रिश्ते जो है वो मज़ीद बेहतर और मुस्तहकम हो, और डेवलपमेंट के मुद्दे पर दोनों मुल्कों की तरफ से भी आगे बढ़ने की बात कही गई है। तकरीबन रात यानी हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस पहुंचे, जहां पर उनका वालिहाना इस्तकबाल जो बाइडन की तरफ से किया गया, जिसके बाद दोनों तरफैन के बीच मुलाकातों का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। और ये भी आप याद रखिएगा कि साल 2014 में और साल 2016 में जो बाइडन जब नायब सदर हुआ करते थे तो उस वक्त भी मुलाकातें हुई थी वज़ीर आज़म की, और उस दौरान भी कई अहम बातें जो थी वो
आगे बढ़ रही थी और कुछ मामला पर एतराज़ था जो बाइडेन को, लेकिन आज जब जो बाइडेन खुद सदर अमेरिका है तो मामला कुछ अलग है और कुछ बेहतरी के आसार जो है वो साफ नज़र आ रहे हैं। मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे और मेरे वफद पर वफद के पुरतपाक इस्तकबाल के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं और साल 2014 में आपके साथ तबादले ख्याल करने का मौका मिला और आपने भारत और अमेरिका ताल्लुकात के लिए अपना जो कीमती विजन दिया था उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए आज एक सुनहरी मौका भी है। ये बात कल वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें बताई थी और उसके फ़ौरन बाद दोनों तरफ़ैन के भी जॉइंट ब्रीफिंग हुई है, यानी दोनों लीडर जब मुलाकात के बाद बाहर आए तो दोनों ने जनाब बात भी की। वो बात हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन डेलीगेशन में कौन थे, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने जब डेलीगेशन का नाम लिया तो दोनों तरफ से डेलीगेशन में कौन कौन थे। वज़ीर-ए-आज़म की जो सरबराही में डेलीगेशन था उसमें एक तो खुद वज़ीर-ए-आज़म खुद थे, उसके बाद वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर वहाँ पर मौजूद थे, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल साहब वहाँ पर मौजूद थे, फॉरेन सेक्रेटरी श्रृंगला साहब वहाँ पर थे, इंडियन एम्बेसडर जो अमेरिका के अंदर है टी.एस. सिद्धू वो वहाँ पर मौजूद थे, जॉइंट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर जी.आर. श्रीथी वो वहाँ पर मौजूद थे और प्राइवेट सेक्रेटरी जो वज़ीर-ए-आज़म के हैं विवेक कुमार वो भी इस डेलीगेशन का हिस्सा वहाँ पर थे। जबकि दूसरी तरफ से जब जो बाइडेन की आप बात करेंगे तो वहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी बेल्किन वहाँ पर मौजूद रहे, असिस्टेंट टू प्रेसिडेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स वो वहाँ पर मौजूद रहे, स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय जो क्लाइमेट चेंज के लिए है जॉन कैरी वो इस मीटिंग के अंदर मौजूद रहे और डिप्टी असिस्टेंट टू प्रेसिडेंट जो कोऑर्डिनेट करते हैं इंडो पैसिफिक अफेयर्स एनएससी के अंदर वो वहाँ पर जो थे वो इस डेलीगेशन के अंदर जो है वो मौजूद रहे। तो दोनों लीडरों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है जल्दी से ज़रा आप सुन लीजिएगा, क्योंकि रात देर गई ये बात हुई थी, लेकिन आज क्या कुछ होने जा रहा है उस पर भी हम गुफ्तगू जरूर करेंगे। लेकिन दोनों लीडर्स ने क्या कुछ कहा जल्दी से। भारत में बाइडेन सरनेम के लोगों के सामने बड़ा डिटेल में जिक्र किया, आपने मेरे साथ भी इस बात का उल्लेख किया था। तो बाद में मैंने काफ़ी कुछ कागजात खोजने की कोशिश की है, कागजात में लेकर के भी आया हूँ, हो सकता है शायद उसमें से कुछ आगे का निकल आए, शायद आपको कुछ काम आए। Some documents, maybe we'll be able to take this matter forward and maybe those documents could be of use to you. Are we related? Yes. जो बाइडेन के भारत के संबंध और भारत के अंदर उनके जड़ें किस तरीके की हैं वो सारी बातें कल वज़ीर-ए-आज़म साहब बता रहे थे। लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा आज की भी करते हैं, क्योंकि कल इस अहम तरीन मुलाकात के बाद और कल क्वाड का भी इजलास हुआ था, उसमें भी कई अहम फैसले लिए गए जिसको लेकर रद्दअमल भी सामने आया, उस पर थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन उसके फ़ौरन बाद यानी अमेरिका के अंदर मुलाकातों का सिलसिला ख़त्म करने के बाद न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए वज़ीर-ए-आज़म, जहाँ पर आज वज़ीर-ए-आज़म न्यूयॉर्क के अंदर जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। यूएन जनरल असम्बली से आज वज़ीर-ए-आज़म का खिताब होगा और ये खिताब इंतहाई अहम माना जा रहा है। क्यों इस खिताब को अहम माना जा रहा है? क्योंकि माना जा रहा है कि जिस तरीके से पिछले 3 दिन के दौरान कई सफारती मामलात पर कामयाबियाँ हासिल हुई है, एक तो उसकी झलक आज इस तकरीर के अंदर ज़रूर सुनने को मिलेगी, वहीं पर साउथ एशिया की मौजूदा सूरत हाल और अक़वाम मुत्तहिदा का जो किरदार है उसके अंदर जो नई तब्दीलियाँ लानी है, उसके अंदर जो नई जिद्दत लानी है, जिसको लेकर भारत सरकार की तरफ से लगातार अपने मौक़िफ़ की वजाहत बार बार की गई है, उस पर कई अहम पेशरफ जो है वो आज होने जा रही है। इस बीच तस्वीरें भी बताइएगा जरा, चूंकि आपसे थोड़ी देर पहले वाशिंगटन डीसी बाइडेन वाशिंगटन डीसी से जहां पर सदर बाइडेन से मुलाकात हुई और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म न्यूयॉर्क पहले रवाना हुए, ये रवानगी की तस्वीर, और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो आधे घंटे में न्यूयॉर्क पहुंचे। वहां पर भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे जनरल असेंबली का खिताब जो भारत की तरफ से बात रखी जाएगी, वज़ीर-ए-आज़म खिताब करेंगे 7:30 बजे भारतीय वक्त के मुताबिक। यूँ तो इजलास की शुरुआत 6:30 बजे होगी, 6:30 पर शुरुआत हो जाएगी असेंबली हॉल के अंदर, लेकिन भारत का खिताब अब कितने मिनट का होगा ये तो तय नहीं है, लेकिन 7:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म बोलना शुरू कर देंगे। और ये वो दूसरी तस्वीर, आज सुबह भारतीय वक्त के मुताबिक 7:45 बजे वो न्यूयॉर्क के हवाई अड्डे पर पहुंच गए हैं, जहां पर तमाम जो डेलीगेशन का हिस्सा भारतीय हुकाम है वो और दूसरी तरफ वजारत खारजा के तर्जुमान के साथ साथ वजारत खारजा के दीगर अफसरान जो उनका इस्तकबाल करने एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और शाम 7:30 बजे का इंतजार, चूंकि अब वो न्यूयॉर्क पहुंच चुके और दिन भर
कई लीडरों से मुलाकात का भी इम्कान है, लेकिन शाम होते होते भारतीय वक्त के मुताबिक न्यूयॉर्क के अंदर आज वो असेंबली से खिताब भी करेंगे। बढ़ते हैं आगे, यूएन जनरल असेंबली के खिताब की बात हो रही है। थोड़ी देर में वज़ीर आज़म की बात भी आपको सुनाएंगे, क्योंकि उन्होंने क्वाड के अंदर भी क्या कुछ खास कहा है। लेकिन बात अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली की हुई है, तो बात जरा पड़ोसी मुल्क पहले पाकिस्तान की भी करते हैं, क्योंकि देर रात भारतीय वक्त के मुताबिक तकरीबन 12 बजे के बाद जब इजलास 1 बजे के आसपास जारी था, तो वर्चुअल मोड के जरिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से खिताब किया गया। जनूबी एशिया, अफगानिस्तान, इस्लामोफोबिया, दुनिया भर के अंदर सलामती सूरत हाल, जमहूरी निज़ाम, कोविड और दीगर मुख्तलिफ उमूर पर उन्होंने अपनी बात तकरीबन 25 मिनट के खिताब में रखी। लेकिन जो हाईलाइट इस वक्त सबसे ज्यादा हो रहा है, जिस पॉइंट पर डिस्कशन सबसे ज्यादा हो रहा है, जिस पर भारत की तरफ से जवाब दिया गया, वो मसला कश्मीर और अफगानिस्तान की सूरत हाल है, जिस पर इमरान खान ने एक बार फिर कमेंट किया है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से वर्चुअल मोड से खिताब करते हुए कहा कि जनूबी एशिया में अमन का दरवाज़ा मसला कश्मीर हल करने में मुज़मिर है। यानी जनूबी एशिया में अगर आप अमन चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा मामला जो है वो जम्मू कश्मीर का मसला है, जिसने हल करना होगा। उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान की भरपूर वकालत करते हुए कल इमरान खान ने एक बार फिर कहा कि अफ़गानिस्तान को मौजूदा वक्त के अंदर अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है। अगर इसे अकेला छोड़ा गया तो दुनिया भर के लिए बड़े ख़तरात रोनुमा हो सकते हैं और साउथ एशिया के लिए अमन के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है। इसलिए इमरान खान ने कहा कि मौजूदा वक्त के अंदर सभी मुल्कों को एक साथ होकर अफ़गानिस्तान की इंतज़ामिया और अफ़गान हुकूमत को तस्लीम करना होगा। इमरान खान ने कहा कि नई दिल्ली ने जम्मू कश्मीर मुतनाज़ा मामले पर जो पोजीशनें इख्तियार की हैं वो दरअसल उन बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है जिन आलमी इदारों के अंदर आज हम तकरीरें कर रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने अल्फाज का इस्तेमाल किया, फटाफट से पहले ज़रा इमरान खान को सुन लीजिएगा। Series of illegal and unilateral measures in occupied Jammu and Kashmir since 5th August 2019. It has unleashed a reign of terror by an occupation force of 900,000. And the most glaring in case of India, where this RSS BJP regime is being allowed to get away with human rights abuses with complete immunity. The most recent example of Indian barbarity was the forcible snatching of the mortal remains of the great Kashmiri leader, Sayyid Ali Shah Gilani, is contingent upon resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. Last February, we reaffirmed the 2003 ceasefire understanding along the line of control. The hope was that it would lead to a rethink of the strategy in Delhi. Sadly, the BJP government has intensified repression in Kashmir and continues to vitiate the environment by these barbaric acts. The onus remains on India to create a conducive environment for meaningful and result-oriented engagement with Pakistan. And for that, it must do, number one, reverse its unilateral and illegal measures instituted since 5th August 2019. Secondly, stop its oppression and human rights violations against the people of Kashmir. And three, halt and reverse the demographic changes in the occupied territory. It is also essential to prevent. पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान किस तरीके से जम्मू कश्मीर के मामले पर बात कर रहे थे, लेकिन तकरीर ख़त्म होने के फ़ौरन बाद भारत ने अपने हक़ का इस्तेमाल किया और भारत की तरफ से जो पहली सेक्रेटरी, फर्स्ट सेक्रेटरी शीना दोबे हैं, उन्होंने पाकिस्तान पर पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा आलमी इदारों को गुमराह करने की कोशिश की है और मौजूदा वक्त के अंदर जो वो जम्मू कश्मीर की सूरत हाल है वो ये है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस काफ़ी मजबूत है और जमहूरी निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से इंसानी हकूक़ की पामालियाँ पाकिस्तान के अंदर हो रही है और मजहब के नाम पर जिस तरीके से दहशतगर्दाना कार्रवाइयां वहां पर हो रही है, उस पर इमरान खान की खामोशी ने यह साफ कर दिया है कि किस तरीके से आलमी इदारों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। शीना दोबे ने किन अल्फाज का इस्तेमाल किया, कैसे उन्होंने रिबट किया, इमरान खान के बयान को सुन लीजिएगा। ये भी We exercise
our right of reply to one more attempt by the leader of Pakistan to tarnish the image of this august forum by bringing in matters internal to my country and going so far as to spew falsehoods on the world stage. While such statements deserve our collective contempt and sympathy for the mindset of the person who utters falsehood repeatedly, I am taking the floor to set the record straight. Regrettably, this is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country, and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country, where terrorists enjoy free pass while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. Mr. President, member states are aware that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding, and actively supporting terrorists. This is a country which has been globally recognized as one openly supporting, training, financing, and arming terrorists as a matter of state policy. It holds the ignoble record of hosting the largest number of terrorists proscribed by the UN Security Council. The entire world has suffered because of their policies. On the other hand, they are trying to cover up sectarian violence in their country as acts of terror. Also the country that still holds the despicable record in our region of having executed a religious and cultural genocide against the people of what is now. चलिए, भारत की तरफ से जवाब इमरान खान के उस खिताब पर जिसमें 25 मिनट के दौरान जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल पर भी बात की, लेकिन दहशतगर्दी की बात न करने पर भारत की तरफ से पाकिस्तान को एक बार फिर खरी सुनाई गई है। बढ़ते आगे बात जरा क्वाड मालिक के इजलास के हवाले से करते हैं, चूंकि इजलास क्वाड मालिक के रहनुमाओं का भी हुआ है और 4 ममालिक यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के, जहां पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन इसकी मेजबानी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ 3 वज़ीर-ए-आज़म यानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, उनके साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन भी इस इजलास का हिस्सा थे। वहां पर वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में कहा कि 4 ममालिक की जो लीडरान है, यानी हम पहली बार बहरे काहिल खित्ते में मदद के लिए 2004 की जो सुनामी आई, उसके बाद पहली बार ये मुलाकात हुई है और उसके बाद चैलेंजेस और भी ज़्यादा बढ़ी हैं। आज के वक्त में हालांकि कोविड का जिक्र किया गया, कोविड-19 की जो वैक्सीन कारी पूरी दुनिया के अंदर चल रही है, आलमी शराकतदारी, तिजारत, इंडो पैसिफिक रीजन समेत मुख्तलिफ उमूर जिनमें सलामती भी सर फहरिस्त रहा, जिस पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। लेकिन भारत मुश्किल वक्त में आलमी बरादरी के साथ है, इस बात की यकीन दहानी के साथ इजलास में अपने खिताब को इख्तिताम किया वज़ीर-ए-आज़म ने। वो अहम हिस्सा सुनाते हैं जिसमें वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से भारत का मौक़िफ़ क्वाड मालिक के इजलास में अमेरिका के अंदर रखा गया। एक तरह से फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की भूमिका में काम करेगा। मुझे विश्वास है क्वाड में हमारा सहयोग इंडो पैसिफिक में और विश्व में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करेगा। अपनी साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड ने पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। सप्लाई चेन हो या वैश्विक सुरक्षा हो, क्लाइमेट एक्शन हो या कोविड रिस्पांस या फिर टेक्नोलॉजी में सहयोग, इन सभी विषयों पर मुझे अपने साथियों से चर्चा करते बहुत खुशी होगी। वज़ीर-ए-आज़म क्वाड के इजलास से खिताब के दौरान किस तरीके से अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जो जॉइंट डिक्लेरेशन सामने आया उसमें यह कहा दिया गया है कि तकरीबन 100 तालिब इल्मों को 100 तालिब इल्म जो हर साल होंगे, जिन्हें 25 हर क्वाड के मुल्क से होंगे, वहाँ से 100 लोगों को चुना जाएगा जो डॉक्टरेट डिग्री करेंगे जी स्टीम ग्रेजुएट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। क्वाड की तरफ से कल ये बात भी कही गई है, तकरीबन हर मुल्क से 25 बच्चे जाएंगे जी जो स्टीम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाकर वहाँ अपनी PhDs करेंगे। एक तो इस पर हुआ है, और दूसरा जब ये जॉइंट डिक्लेरेशन सामने आया तो उसमें यह भी कह दिया गया कि
बेटर प्रिपरेशन की जाए, यानी बेहतर इंतजामात किए जाएंगे नेक्स्ट पेंडेमिक के लिए। यानी खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि एक और महामारी जो वो हो सकती है, लेकिन वो महामारी ना हो, उस हवाले से एक जामिया प्लान जो है वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जा रही है। और उस हवाले से भी कहा गया कि सारे देश जो है, यानी क्वाड मुल्कों के जो इत्तेहादी हैं, वो आपस में एक दूसरे का ताउन करेंगे और हेल्थ, सिक्योरिटी और दीगर मामलात पर ताउन हमेशा जारी रहेगा इंडो पैसिफिक रीजन्स के अंदर। और आगे भी अभी कहा गया कि मीटिंग्स का दौर यहाँ ख़त्म नहीं होगा, बल्कि और इसमें वुसअत लाई जाएगी। तो क्वाड की बात थी और बात वज़ीर आज़म की थी, और वज़ीर आज़म की जब बात हो रही है तो ज़रा वज़ीर आज़म के असासों की भी बात आपको बताते चले, क्योंकि वज़ीर आज़म ने खुद अपने असासों की जानकारी जो है वो सामने रखी है उस पोर्टल के ज़रिए से, जिस पोर्टल में अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में ये कह दिया गया था कि जितने भी मरकज़ी वज़रा हैं बशमूल सदर हिंद, बशमूल वज़ीर आज़म, वो अपनी मनकुला व गैर मनकुला प्रॉपर्टी की फ़हरिस्त हर साल अवाम के सामने रखेंगे। और उसी फ़हरिस्त को सामने रखा गया है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से, और जिसके तहत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जो डाटा सामने आया है उसमें अब वज़ीर आज़म का जो एसेट्स डिक्लेयर किए गए हैं उसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कोई बड़ी नहीं है, अलबत्ता नेटवर्थ जो बैंक अकाउंट का है वो ज़रूर बड़ा है। और ये बात उन्होंने अपनी डिक्लेरेशन में जो है वो कही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जो नेटवर्थ इस वक्त कुल असासा जो है वो 3.07 करोड़ रुपया है। उन्होंने अपनी डिक्लेरेशन में ये साफ कर दिया है, जिनमें 22 लाख रुपया जो पिछले साल के थे और 2.50 करोड़ रुपया वो टोटल पहुंच चुका है। और ये फिक्स्ड डिपॉजिट जो उनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर पहले भी था वज़ीर आज़म बनने से पहले, उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी जो है वो देखने को मिली है। वो 1.86 करोड़ रुपया 31 मार्च को था, और लास्ट ईयर यही जनाब था 1.6 करोड़। तो ये बड़ा है, यहाँ पर ये एक असासा जो है वो उनका बड़ा है। और मोदी के पास कोई भी व्हीकल अपना नहीं है, कोई गाड़ी अपनी नहीं है। एक बार फिर उन्होंने ये कहा है 4 गोल्ड रिंग उनके पास है, जिनकी कीमत 1.48 लाख रुपया बताया गया है। उनकी बैंक बैलेंस जो है वो 1.5 लाख रुपया है, और कैश इन हैंड जो उनके पास है वो 36,000 रुपया है 31 मार्च 2021 को। और ये गोशवारा जो है वो उन्होंने खुद दस्तखत करके जो है वो अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। इस तरीके से कोई प्रॉपर्टी साल 2014 यानी जब से वज़ीर आज़म बने हैं तब से कोई नई प्रॉपर्टी उन्होंने नहीं खरीदी है। और जो उनकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जो साल 2002 में जिसका वैल्यू 1.1 करोड़ था, वो जॉइंट प्रॉपर्टी है। उसमें चौथा शेयर जो है वो वज़ीर आज़म का होगा, यानी नरेंद्र मोदी साहब का होगा। 14,125 स्क्वायर फीट की जो प्रॉपर्टी है उसमें मोदी के जो राइट्स होंगे, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जो राइट्स होंगे वो 3,531 स्क्वायर फीट पर होंगे। ये एदाद शुमार भी उनकी तरफ से जो है जारी कर दिया गया है। लेकिन चूंकि उनका कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, इसलिए उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसके साथ साथ एलटी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स जो लिए हैं उन्हीं पर सारा कुछ जो है वो चल रहा है। ये बात काबिल जिक्र है, जैसे मैंने पहले कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब दोबारा जब आए थे तो उस वक्त ये फैसला लिया गया था कि सभी मरकजी वुज़रा जो है वो वॉलंटियरली अपने एसेट जो है वो डिक्लेयर करेंगे, लाइबिलिटीज़ को डिक्लेयर किया करेंगे हर साल के अंदर, ताकि उनकी पब्लिक लाइफ जो है वो ट्रांसपेरेंट रहे और किसी को सवाल उठाने का मौका ना मिले। तो बात जनाब वज़ीर आज़म की यहाँ पर हो रही है। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात इम्तिहानात की भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि इम्तिहानात के नताइज सामने आए हैं। और किस इम्तिहान का नताइज सामने आया है, जिसे आप यूपीएससी इम्तिहान कहते हैं। और ये इम्तिहान एक इंतहाई अहम इम्तिहान होता है जब आपकी पोजीशन रेस्टोर होती है किसी एक और फॉर्म में, यानी आप अपने मुस्तकबिल को कहीं और पर देखते हैं। तो कल जो इम्तिहान हुआ है यूपीएससी एग्जामिनेशन साल 2020 के नताइज सामने आए हैं, तो उसमें टॉप किया है शुभम कुमार, जो टॉप हुए हैं जी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। उसके साथ साथ दूसरे नंबर पर जागृति अवस्थी और अंकिता जैन, उन्होंने दूसरी और तीसरी पोजीशन जो है वो हासिल कर दिया। कुल मिलाकर 760 से ज़्यादा कैंडिडेट्स का इम्तिहान था, जिनमें 545 मर्द, 216 ख्वातीन थी जिन्होंने क्लियर किया है एग्ज़ाम। अब जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर से 8 लोगों की तरफ से एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर कर दिया गया है। और ये बात काफ़ी दिलचस्प है कि इसमें एक अच्छी खासी तादाद जो है वो वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की है। 7 ब्रिलियंट कैंडिडेट कश्मीर से और एक जम्मू से है, जिन्होंने IAS, IFS और IPS सर्विसेज के लिए क्वालिफाई कर दिया है। मोहम्मद आकिब, वसीम अहमद भट्ट,
सारा अशरफ, अल्ताफ मोहम्मद शेख, इकबाल रसूल डार, आमिर बशीर और माजिद इकबाल खान के साथ साथ सुचित्रा शर्मा जम्मू से है, जिन्होंने यूपीएससी एग्जामिनेशंस में जम्मू कश्मीर की तरफ से एक बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल कर दी है। तो इस तरीके से अब ये सारे लोग जो हैं, कुछ लोग आईएएस में जाएंगे यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाएंगे, कुछ लोग इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाएंगे, आईएफएस में जाएंगे और कुछ लोग आईपीएस के लिए सिलेक्ट हुए हैं। तो सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक और स्पेशली उन 8 नौजवानों को जिन्होंने जम्मू कश्मीर की तरफ से आज सामने आकर अपना जो है लोहा मनवाया है और इंतहाई सख्त तरीन और मुश्किल तरीन हालात में भी यूपीएससी इम्तिहानात में उन्होंने टॉपर की पोजीशन हासिल की है। और इस बीच यूपीएससी के नतीजे जब सामने आए हैं तो शुभम जिनका नाम बताते हैं वो भी, उनकी भी फैमिली बैकग्राउंड की तस्वीर उनकी आपके सामने है। जो टॉपर हैं उनके साथ जागृति जिनका जिक्र किया, जागृति अवस्थी दूसरी पोजीशन पर। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो नौजवान हैं इनमें फॉरेस्ट गार्ड का बेटा भी शामिल है। शुमाल जुनूब से अच्छी खबरें आई हैं और जम्मू प्रोविंस से भी, जहां पर कुल मिलाकर 8 कैंडिडेट्स हैं जिनके नाम आपको इशफाक ने बता दिए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इनमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनकी जो इब्तदाई तालीम है बेशतर लोगों की, सिर्फ 2 या 3 लोगों को छोड़कर 4 से 5 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कामयाब हुए हैं। दुनिया के मुल्क के सबसे प्रेस्टीजियस एग्ज़ाम में सबसे मुश्किल और सबसे बड़ा इम्तिहान मुल्क के अंदर माना जाता है, उसमें 4 से 5 ऐसे तलबा ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनने इब्तदाई तालीम सरकारी स्कूलों से या मकामी सतह पर छोटे इदारों से शुरुआत करके वहाँ से तालीम हासिल करके आगे बढ़े हैं और आज इस कामयाबी पर पहुँचे हैं। गुलिस्तान और JK 24/7 की पूरी टीम की तरफ से उन सभी लोगों को इन नई अपॉइंटमेंट्स के लिए, नई कामयाबी के लिए मुबारकबाद। और ख़बर ये भी है कि और भी कई लोगों के नाम आ सकते हैं, क्योंकि वेटिंग लिस्ट जब आएगी तो तकरीबन 50 से 60 नाम और आएंगे। हो सकता है कि उसमें भी जम्मू कश्मीर के लिए कुछ अच्छी खबरें हों और अगले 2-4 दिनों में सुननी पड़े। बढ़ते हैं आगे। ये तो बात थी जनाब इम्तिहान की IAS, IPS और IFS की, लेकिन बात ज़रा जम्मू कश्मीर की करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर मरकज़ी वजारत दाखिला की तरफ से रिपोर्ट जारी कर दी गई है और सालाना रिपोर्ट के अंदर ये साफ कर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर के हालात आहिस्ता आहिस्ता करके ही सही लेकिन बेहतरी की ओर जो है वो गामजन है। और अब जम्मू कश्मीर के अंदर इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की जड़ें जो एक ज़माने में मजबूत हुआ करती थी वो अब बहुत कमज़ोर हो गई हैं और अब जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है। ये वजारत दाखिला की रिपोर्ट रात देर गए जो है वो जारी कर दी गई है और उसी रिपोर्ट के अंदर वज़ीर-ए-आज़म के कुछ बातें भी रिफ्लेक्ट की गई हैं, जिनमें यह कहा गया कि आज तक जब भी मुल्क के अंदर कानून बनता था तो एक लाइन लिखी जाती थी, ये कानून का निफाज पूरे मुल्क के अंदर होगा लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर। लेकिन अब ये जो एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर वाला लफ्ज़ था इसे हटा दिया गया है, यानी अब कानून एक है, मुल्क एक है, झंडा एक है। इसकी वजाहत कल वज़ीर-ए-आज़म की इस रिफ्लेक्शन को जो है इस रिपोर्ट के अंदर जगह दी गई है। और दूसरी बड़ी बात जो कही गई है कि आज तक जनूबी कश्मीर का पुलवामा इलाका जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट हिट मिलिटेंसी की तरफ से माना जा रहा था और गुज़श्ता साल आपको याद होगा जब कॉन्वॉय पर हमला हुआ था, CRPF कॉन्वॉय पर, और उसके बाद किस तरीके से पुलवामा के आसपास के हालात बने थे और सबसे ज़्यादा सुर्खियों में पुलवामा रहा था। अब वो दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की लेबल लेकर नहीं घूम रहा है, बल्कि अब ये गांव जो है वो पेंसिल वाला गांव बन गया है, क्योंकि वहाँ के नौजवानों ने एक नई सिमत की ओर गांव को लिया है, इसलिए उस गांव का नाम पेंसिल वाला गांव जो है वो रखा गया है। और तीसरी बड़ी बात जो इस रिपोर्ट के अंदर कही गई है कि सयाहत एक बहुत बड़ा मरकज़ है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए, इसलिए मरकज़ी हुकूमत ने हिमालय के 15 चोटियों को खोलने का फैसला लिया है, जहां पर मुहिम जोई हुआ करेगी, जहां पर सयाह जाकर ट्रैकिंग किया कर सकते, जो आज तक मुमकिन नहीं था। 38 पेजा रिपोर्ट के अंदर जो जम्मू कश्मीर के हवाले से जारी कर दी गई है, जिसमें लद्दाख का भी कुछ जगहों पर जिक्र है, कहा गया कि हालात आहिस्ता 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 करके बदल रहे हैं और इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ तरक्की के मंजरनामे को आगे बढ़ाया जा रहा है। आर्टिकल 370 के ख़त्म होने के बाद इंतहा पसंदी की जड़ें को कमज़ोर कर दिया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से हुर्रियत लीडरों को और दीगर लोगों के तकरीबन 82 बैंक अकाउंट्स को जो है वो फ्रीज कर दिया गया है, क्योंकि वो इंतहा पसंदी को परवान चढ़ाते थे उन अकाउंट से, और 82 अकाउंट जो है वो सीज करने की बात जो है वो
कही गई है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से मुख्तलिफ स्कीमों को लॉन्च किया था जम्मू कश्मीर के अंदर, और जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही थी, उसमें जम्मू कश्मीर पर स्पेशल फोकस दिया गया है। ये भी इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो बात कही गई है। ये रिपोर्ट जो वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर के हवाले से जारी की है, उसमें कहा गया है कि ख़वातीन को बाइख्तियार वुमेन एम्पावरमेंट और उन पर होने वाले जुल्म को ख़त्म करने के हवाले से खुसूसी इक़दाम जो है वो किए गए हैं। और यही वजह है कि यूथ वेलफेयर और डाउन ट्रॉडन और ऑप्रेसिव जो लोग हैं उनके लिए मरकज़ी हुकूमत ने खुसूसी तौर पर दरवाजे खोलते हुए उन्हें बाइख्तियार बनाने की कोशिशें की हैं। एक रिपोर्ट के अंदर ये बड़ी हेडलाइन जो है वो बनाई गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर तरक्याती मंजरनामा आगे बढ़े। इस सिलसिले में वक्तन फवक्तन वज़ीर आज़म तरक्याती फंड से लेकर नीगर बजट्स को लेकर प्रोग्राम के अंदर जो है वो कहा गया है, इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो कहा गया है। ये रिपोर्ट ये भी बता रहा है कि 15वें फाइनेंस कमीशन ने यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए सैंक्शन किया था 30,757 करोड़ रुपया और 5,960 करोड़ रुपया रेस्पेक्टिवली जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए बापत साल 2020-21, जिसके तहत मुख्तलिफ फ्लैगशिप स्कीम्स जिनमें PMGSY के लिए 5,300 किलोमीटर की सड़कें बनाना है जम्मू कश्मीर के अंदर, और उसके साथ साथ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जिनके लिए MOU जो दस्तखत किए गए हैं 13,732 करोड़ रुपए के साइन किए गए हैं। ये मरकजी वज़ारत दाखिला की तरफ से बड़ी बात सामने रखी गई है कि ग्लोबल इन्वेस्ट समिट के दौरान जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के हाशिए पर जो बातें सामने रखी गई है वो ये कहा गया कि 13,772 करोड़ रुपए के MOU साइन किए गए हैं। ये एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है। इसमें साथ साथ ये भी कहा गया कि 80,000 करोड़ रुपया जो वज़ीर आज़म तरक्याती पैकेज का है उसके साथ सोशो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। 50 से ज़्यादा प्रोजेक्टों पर 58,477 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। 9 प्रोजेक्टों पर 21,441 करोड़ रुपया लद्दाख के अंदर भी खर्च हुआ, क्योंकि ये एक ही रियासत हुआ करती थी तो तरक्याती फंड का उसी वक्त इसी तरीके से इस्तेमाल किया गया था। ये रिपोर्ट जनाब उस वक्त सामने रखी गई है जब मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तरक्याती मंजरनामे का पट्टा जो है वो बैठा हुआ है, रेल आगे बढ़ नहीं रही है और डबल इंजन की सरकार कहीं पर नजर नहीं आ रही है। और अब जब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, PDP भी और दीगर जमातों की तरफ से बयान सामने आ रहे थे, ये सवाल उठाए जा रहे थे, तो मरकजी वजारत दाखिला ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए ये खुलासा किया है कि किस तरीके से काम किया गया है और किस तरीके से काम को आगे बढ़ाने के लिए मरकजी हुकूमत के पास प्लान है। चलिए जी, यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि और क्या कुछ होने जा रहा है, और ये बताएंगे आपको कि जो लोगों की आमद है 70 वज़रा का जो वफ्द था उसमें कितने आए हैं, कितने और आने हैं और लोग नाराज क्यों है वफद के आने से, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और फिर आपको आगे लद्दाख भी लिए चलेंगे जहां पर फिल्म फेस्टिवल का आगाज तो हो गया है, नाराजगियां वहां पर भी चेहरों पर है। क्यों ये नाराजगियां, दोनों पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।